नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आदिवासी कांग्रेस प्रशिक्षण सत्र 4 में, इसके पहले 3 में हमने सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल और कम्युनिकेशन स्किल की बात की थी। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल का एक भाग। जो सॉफ्ट स्किल को पहचाना गया है: कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, एडाप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, यानी संचार, टीम वर्क, अनुकूलनशीलता, समस्या समाधान और विवाद समाधान। तो आइए, हम ऑलरेडी आपको संचार के ऊपर बात कर चुके हैं और विवाद प्रबंधन पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं एडाप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता। तो अनुकूलन कौशल क्या है? अनुकूलन कौशल वे दक्षताएं हैं जिनका उपयोग आप नई परिस्थितियों में समायोजित होने और आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसमें रणनीतिक सोच को प्राथमिकता देना और बाधाओं का सामना करते समय खुले दिमाग से काम करना शामिल है। रचनात्मक आलोचना, अप्रत्याशित परिवर्तन और सबसे खराब स्थिति किसी भी कार्य वातावरण में होती है, इसलिए अनुकूलन कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपके निर्णय लेने में सहायता करते हैं और आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। यदि आप अनुकूलनीय हैं, आप एडाप्टेबल हैं, तो आप अपने सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं, जबकि दोनों समान रूप से मूल्यवान हैं। अनुकूलनशीलता लचीलेपन से भिन्न है, क्योंकि इसके लिए नई परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। देर से काम करना या टीम के सदस्यों को समायोजित करना लचीलेपन और समायोजन के लिए खुलेपन का सुझाव देता है, लेकिन अनुकूलन का मतलब है कि आप एक अनोखी स्थिति का सामना कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी तैयार रहें। अपने जीवन को बदलें, सार्थक बदलाव करें और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बने। अब अनुकूलन कौशल के 7 प्रकार होते हैं। अनुकूलन कौशल अक्सर संज्ञानात्मक, व्यक्तित्व आधारित या भावनात्मक होते हैं। संज्ञानात्मक अनुकूलनशीलता में नई जानकारी को संसाधित करना और उसके अनुसार अपनी सोच को समायोजित करना शामिल है। यानी जो भी नई जानकारियां आपके समक्ष आती हैं, उसके अनुकूल आपको अपने में परिवर्तन करना या अपने को ढालने की आवश्यकता होती है। यह अनुकूलनशीलता आपकी सीखने की क्षमता, जिज्ञासा और खुले दिमाग पर आधारित है। मतलब आपको ब्रॉड माइंड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और सीखने की एक क्षमता भी होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए क्षमता सीखने की। फिर व्यक्तित्व आधारित अनुकूलनशीलता का क्या अर्थ है? किसी स्थिति को उसके वास्तविक रूप में देखना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए अपने व्यवहार को बदलना। तो व्यवहार को बदलना भी एडाप्टेबिलिटी में आता है। हालांकि कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, लेकिन पूरा सॉफ्ट स्किल इसी पर कवायद करता है, इसी पर जोर देता है कि अपने नेचर और सिग्नेचर को बदलने का प्रयास करें। यह संसाधनशीलता संचार और टीम वर्क कौशल पर निर्भर करता है और कार्यस्थल में सहायक होता है। भावनात्मक अनुकूलनशीलता परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनसे आगे बढ़ने पर केंद्रित है, जो आपके लचीलेपन पर निर्भर करता है। लचीलापन का क्या मतलब है?
बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, माइंड फ्लेक्सिबिलिटी, विचारों में लचीलापन, अच्छी चीजें आती हैं उसको स्वीकार करिए, अडॉप्ट करिए, आगे बढ़िए। अब जिज्ञासा, जिज्ञासा में जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा खुले दिमाग और विकास की मानसिकता को बढ़ावा देता है। जिज्ञासु भावना के साथ आप नई स्थितियों को अपनाने और चुनौतियों को विकास और अन्वेषण के अवसरों के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। आप अपने कौशल को विकसित करने और अपने कार्यस्थल में अभिनव सोच को बढ़ावा देने के लिए जिज्ञासा के साथ कार्यों का सामना करेंगे। यह कुछ कौशल है जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, जैसे गणना करके जोखिम उठाना, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क। आप रिस्क लेने जा रहे हैं तो आप कैलकुलेट करिए कि इसमें मेरा कितना रिस्क है। अच्छी तरह से सूचित जोखिम लेना आपको अपनी गलतियों से सीखना, विफलता को स्वीकारना और कंफर्ट जोन के बाहर सोचना सिखाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें और उन्हें असफलताओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने कहा था, जब कोरोना आया, आपदा में भी अवसर होता है, और उस आपदा में अवसर का लाभ भारत के सेठियों ने उठाया। रचनात्मक सोच, अपनी कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे निकालने में मदद करने के लिए रोजमर्रा की समस्याओं के अनूठे समाधानों पर विचार करें। सीखना चाहें आप स्वतंत्र रूप से सीखें या सहयोग के माध्यम से नई चीजें सीखने की क्षमता का मतलब है कि आप जल्दी से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, बनाए रखते हैं, जो आपको नई स्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। सीखने की आपकी क्षमता से संबंधित कुछ कौशल शामिल है, जैसे आलोचनात्मक सोच। प्रभावी सीखने की आदतें आलोचनात्मक सोच कौशल पर निर्भर करती हैं, जिसमें जानकारी का विश्लेषण करना, तर्कों का मूल्यांकन करना और सूचित निर्णय लेना शामिल है। आप किसी की आलोचना करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बराबर नकारात्मक होते हो। आप आलोचना इसलिए भी करते हो कि आप उससे कुछ सीखना चाहते हो, तर्क जानना चाहते हो कि ऐसी चीजों के पीछे कारण क्या है। निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। कहते हैं ना कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक आप विद्यार्थी रहोगे, यानी आप सीखते रहोगे। जिंदगी का हर लम्हा, हर पल आपको सिखाता रहता है, वही अनुभव होता है। जब आप लगातार सीखने के लिए जानबूझकर प्रयास करते हैं तो आप सक्रिय रूप से नए अनुभवों और सूचनाओं की तलाश करते हैं, जिससे विकास का फीडबैक बनता है। फीडबैक स्वीकृति, अब आपके बारे में कोई फीडबैक दे रहा है, हो सके वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, आपको उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अगर नकारात्मक है तो अपने ऊपर उसको वह बुरा न माने, बल्कि सोचें कि मेरे में ऐसी क्या कमी है जो ये बोल रहे हैं, क्या मैं उस कमी का सुधार कर सकता हूँ। तो इसी को कहते हैं फीडबैक स्वीकृति। फीडबैक के प्रति अधिक ग्रहणशील होने से आपकी सीखने की क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि आप संभावित समस्याओं को विकास की संभावनाओं में बदल देंगे। तीसरा है संसाधनशीलता। संसाधनशीलता से तात्पर्य समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने और टीम या व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में काम करते समय चुनौतियों या सीमित संसाधनों का सामना करते हुए समाधान खोजने की क्षमता से है। संसाधनशीलता का मतलब यही है, आप साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसका रोने की बजाय जो आपके सामने संसाधन उपलब्ध है
उससे आप कितना बेहतर कर सकते हो, उसके लिए सकारात्मक सोचो। कहते हैं काम न करने के बहाने हजारों मिलेंगे, लेकिन एक ही बहाना काफी है काम करने का। तो ये आप ध्यान में रखें। निम्नलिखित कौशलों का उपयोग करके संसाधनशीलता दिखाएं। रचनात्मक सोच, समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मूल विचारों के साथ आए। समस्या समाधान, समस्याओं को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से पहचानें, उनका विश्लेषण करें और उनका समाधान करें। बजट बनाना, एक बजट निर्धारित करने और उसके भीतर रहने की पहल करें ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि आप किसी नई चुनौती की बाधाओं से अवगत हैं और उपलब्ध संसाधनों के साथ उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी काम करोगे तो बजट की ज़रूरत होती है, संसाधन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कम संसाधन, कम बजट में भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ के आप पा सकते हैं। बहुत से लोग समाज में काम कर रहे हैं जो इनके पास कोई बजट नहीं है, लेकिन उनके पास विल पावर है। उस विल पावर से वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होते हैं। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छा श्रोता होना और अशाब्दिक संकेतों को समझना, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना, जिससे संचार कौशल आपको मजबूत संबंध बनाने, जटिल और लगातार बदलती परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। अच्छे संचार कौशल को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित चीज़ों को बेहतर बनाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानें और उन्हें प्रबंधित करें ताकि प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें और अपनी टीम के साथ सहानुभूति रख सकें। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना, इसमें दूसरों की बात पर ध्यान देना और मौजूद रहना शामिल है। मीन्स अगर कोई वार्तालाप कर रहा है, कोई चीज़ आपको डिस्कस कर रहा है, तो आपने उसको एक्टिवली सुनना पड़ेगा। एक्टिवली सुनने का मतलब है उसको आप ग्रहण करो, मीन्स हाँ उसको आप रिस्पांस करो, जो तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बीच में कुछ क्वेश्चन भी डाल सकते हो, हाँ ये चीज़ दोबारा बताओ, मैं नहीं समझ पाया क्या कहना चाहते हो। बॉडी लैंग्वेज, अनेक संचार कौशल सिर्फ सुनने और बोलने तक ही सीमित नहीं होते। हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा जैसे वर्बल सिग्नल को समझना आपको यह समझने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस करता है। पांचवा है संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। संगठित होना सुनिश्चित करता है कि आप जानते हैं कि आपके पास कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे व्यक्तिगत, संपर्क, समय या ऊर्जा। संगठनात्मक कौशल आपको निर्धारित करने में भी मदद करते हैं कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने या अपना काम पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है। संगठन के ऊपर हमने प्रशिक्षण शब्द 1 में डिटेल में जानकारी दी। मुख्य संबंधित संगठन कौशल में क्या क्या शामिल है? परियोजना प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। अपने कार्यभार को संतुलित करने के लिए अपने कार्यों को प्रबंधित करें। बड़ी वस्तुओं को कम भारी वस्तुओं में विभाजित करें और प्रगति की निगरानी के लिए चेकलिस्ट बनाएं। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में आप ले लीजिए कि ये इतने दिन में कर देंगे तो ये काम हो जाएगा, इतने दिन में कर देंगे ये काम हो जाएगा, इतने दिन में कर देंगे ये काम होगा। अल्टीमेट हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल में पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, परियोजना प्रबंधन है। समय प्रबंधन, कार्यों को पूरा करने के लिए आपको कितना समय लगता है इस पर नज़र रखें ताकि आप बदलते प्रोजेक्ट शेड्यूल और नियत तिथियों के अनुसार खुद को ढाल सकें। अब देखिए, भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पिछले 10 वर्षों में रखा,
लगभग हर प्रोजेक्ट की कीमत उसके मूल कीमत से 20 से 30% बढ़ गया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं किया गया। वो क्यों बढ़ा? उसमें जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका इलविल है, उनकी नीयत खोटी थी और जानबूझ के समय ज़्यादा लिए, और समय ज़्यादा लेंगे तो आपकी कास्ट बढ़ेगी। क्योंकि सरकार का था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार से पैसा लेना था, लेकिन वो पैसा वास्तव में हमारे और आपके पॉकेट से गया है, इसीलिए महंगाई ऐसा बढ़ी है। जो परियोजना अगर 1 लाख करोड़ में पूरा होना है और वो परियोजना 1.5 लाख करोड़ में पूरा होता है, तो 50,000 करोड़ किसके पड़ेगा? किस पर चपत लगेगी 50,000 करोड़ की? सरकार कोई पैसा नहीं कमाती है, वो हमसे और आपसे ही लेती है, चाहे जिस बहाने ले ले। इसलिए परियोजना का प्रबंधन और समय का प्रबंधन ये संगठन प्रबंधन में बहुत रोल अदा करता है। 6वां है टीम वर्क कौशल। जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो व्यक्तित्व के प्रकार और राय आपस में टकरा सकते हैं, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन अगर हर कोई काम पर अलग अलग लोगों और दृष्टिकोणों के महत्व को समझता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संघर्ष हो सकता है, लेकिन आप अपने टीम वर्क कौशल की बदौलत स्थिति को अच्छी तरह से अनुकूलित और संबोधित करने में सक्षम हो। तो यह है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में क्या क्या है, उसमें स्किल्स क्या क्या है? एक तो है लीडरशिप स्किल, नेतृत्व कौशल। अनुकूलनीय नेता दूसरों को दबाव में पनपने और जटिल मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। समझौता, एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप अपने साथियों के साथ काम कर रहे हैं, इस बात को नजरअंदाज न करें। टीम वर्क के लिए समझौता करने की इच्छा और व्यापक भलाई के लिए अपनी प्राथमिकताओं को अलग रखने की समझ की आवश्यकता होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आता है। संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यह एक टीम के भीतर संघर्षों को प्रबंधित करने और हल करने के लिए आपके संचार कौशल पर निर्भर करता है। इस कौशल का उपयोग आम जमीन खोजने और सभी को व्यापक उद्देश्यों की याद दिलाने के लिए करें। 7वां है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन आपको बाधाओं को सीधे संबोधित करने की अनुमति देता है। आप असफलताओं से उबरेंगे, बदलाव के लिए जल्दी से अनुकूल होंगे और कठिन समय में दृढ़ रहेंगे। इससे संबंधित, लचीलेपन से संबंधित 3 कौशल हैं। वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की मजबूत भावना और अपनी क्षमताओं में विश्वास आपको चुनौतियों का सामना करने, कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रहने और अपने अनुभवों से सीखने में मदद करेगा। दृढ़ संकल्प, एक ठोस संकल्प बनाए रखने से आपको प्रेरित रहने और अधिक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। परिश्रम, सफलता की ओर लगातार बढ़ते रहने के लिए अपनी जिम्मेदारियों पर लगातार प्रयास और ध्यान लगाएं। तो मित्रों, यह कुछ हिंट थे अनुकूलनशीलता के लिए, एडाप्टेबिलिटी। तो ये सॉफ्ट स्किल का ही एक पार्ट है, एडाप्टेबिलिटी। अब इसके बाद हम आते हैं सॉफ्ट स्किल के दूसरे पार्ट पे। टीम वर्क हमने बताई दिया है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम रिजॉल्यूशन। तो समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान एक योग्यता और एक प्रक्रिया दोनों ही है। एक योग्यता के रूप में समस्या समाधान घर, स्कूल, विदेश और सामाजिक स्थितियों जैसे विभिन्न वातावरणों में सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने में सहायता कर सकता है। एक प्रक्रिया के रूप में समस्या समाधान में जीवन भर उठने वाले प्रश्नों या चिंताओं के समाधान खोजने के लिए कई कदम शामिल होते हैं। प्रबंधकों के लिए समस्या समाधान का महत्व प्रबंधक
नियमित रूप से समस्याओं से निपटते हैं, चाहे वे 2 या 100 कर्मचारियों की देखभाल कर रहे हैं। जब लोग समस्याओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करते हैं तो कार्यस्थल कई तरीकों से लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे इसमें सम्मिलित है अधिक रचनात्मक, उच्च उत्पादकता, नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि, संतुष्ट ग्राहक, बेहतर सहयोग और सामंजस्य, कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बेहतर वातावरण। अगर ये कारपोरेट की बात कर रहा है, अगर किसी कारपोरेट में कोई समस्या है और उसके मैनेजर समस्या का समाधान देन एंड देयर करते रहते हैं तो क्या क्या उसके लाभ होंगे। इसमें भी 7 कौशल है, 7 स्किल्स इसमें भी हैं जो समस्या समाधान को आसान बनाते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज आ रही है, विश्लेषण करना, संचार यानी कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग होगा, लचीलापन, रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और टीम वर्क शामिल है। तो विश्लेषण क्या है? एक प्रबंधक के रूप में आप पहले स्थिति का आकलन करके प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे, फिर आप अप्रभावी और प्रभावी समाधानों के बीच अंतर करने के लिए विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करेंगे। संचार, प्रभावी संचार समस्या समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब अन्य लोग शामिल होते हैं। कुछ कौशल जो काम पर संचार को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनमें सक्रिय सुनना, एक समान स्वर और मात्रा के साथ बोलना, पिच और टोन जो मैंने कल आपको बताया था, और लिखित संचार, इन राइटिंग कम्युनिकेशन, और साथ में वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी कुछ संचार में सम्मिलित है। इसका भी उपयोग समस्या समाधान में होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी भी स्थिति में भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग आमतौर पर समस्याओं को शांति और व्यवस्थित तरीके से हल करते हैं, जिससे अधिकतर बेहतर परिणाम निकलते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपका जो सहानुभूति है ये यहां से व्यक्त होती है। लचीलापन, जैसा मैंने ऊपर ही बताया था, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन निकट से संबंधित लक्षण है। जब आप निश्चित रूप से किसी के साथ सहानुभूति रखेंगे तो आप रिजिड नहीं होंगे, आप लचीलेपन में उसकी चीजों को समझेंगे। लचीलापन मुश्किल परिस्थितियों से निपटने और उनसे जल्दी से उबरने की क्षमता है। जो लोग लचीलापन रखते हैं वे अक्सर लोगों और परिस्थितियों की सही व्याख्या करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब आप लचीले रहते हैं तभी भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ सकते हैं। आप उसकी जगह अपने को रख के सोच सकते हैं। रचनात्मकता, ऊपर भी हमने बताया, समस्याओं के समाधान पर विचार मंथन करते समय रचनात्मकता आपको कंफर्ट जोन से बाहर सोचने में मदद कर सकती है। रचनात्मक तकनीकों के प्रयोग से समस्या समाधान रणनीतियों को बढ़ाया जा सकता है। आप रचनात्मकता का उपयोग इन चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, अपनी समस्या समाधान प्रक्रिया में सुधार करें, अपने कर्मचारियों और साथियों में रचनात्मकता जगाएं। अनुकूलनशीलता, ऊपर हमने बताया, अनुकूलनशीलता परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता है। जब किसी मुद्दे का कोई विशेष समाधान काम नहीं करता है तो एक अनुकूलनशील व्यक्ति बिना निराश हुए किसी अन्य समाधान के बारे में सोचने के लिए उस चिंता पर फिर से विचार कर सकता है। टीम वर्क, तो किसी समस्या का नियमित रूप से समाधान ढूंढने के लिए टीम में काम करना शामिल है। अच्छी टीम वर्क के लिए दूसरों के साथ काम करने और उनके साथ सहयोग करने में सहज होना आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र रूप से बेहतर समस्या समाधान हो सकता है। तो समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण, स्टेप क्या क्या होते हैं? प्रभावी समस्या समाधान में 5 आवश्यक चरण शामिल हैं। उन्हें याद रखने का एक तरीका है। 1984 में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जॉन डी ब्रैसफोर्ड और बैरियस स्टीव द्वारा बनाए गए आइडियल, आइडियल मॉडल के माध्यम से, इस मॉडल में समस्याओं को हल करने के चरणों में शामिल है पहचानना कि कोई समस्या है, यानी आइडेंटिफाइड, उन लक्षणों को परिभाषित करना जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो,
डिफाइन योर गोल। संभावित समाधानों की खोज करना, एस्टिमेशन। समाधान चुनना और उस पर कार्य करना यानी एनालाइज, और परिणाम देखना यानी उसका मूल्यांकन, इवेल्युएशन का केवल एल लिया गया है। तो पहला है आइडेंटिफाइड यानी पहचाने की कोई समस्या है और उसके कारण को जड़ से खत्म करें। कि समस्या को हल करने के लिए आपको पहले स्वीकार करना होगा कोई समस्या है और फिर उसका मूल कारण खोजना होगा। समस्या कारण खोजने में आप निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप, क्या समस्या हल हो सकती है, समस्या कितनी बड़ी है, मुझे क्यों लगता है कि समस्या हो रही है, स्थिति के बारे में मुझे क्या पता है, स्थिति के बारे में मुझे क्या नहीं पता है, क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने समस्या में योगदान दिया है, क्या ऐसी सामग्री या प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने समस्या में योगदान दिया है, क्या ऐसे कोई पैटर्न है जिन्हें मैं पहचान सकता हूं। ये कुछ सवाल है उस समस्या से निपटने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए, जो आपके अपने अंदर से उठता है। दूसरा, उन लक्ष्यों को परिभाषित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, डिफाइन योर गोल। हर समस्या अलग होती है। समस्या समाधान करते समय आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वे समस्या के दायरे पर निर्भर करते हैं। आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, यथासंभव तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करें, सबसे अच्छी रणनीति बनाने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर विचार करें, अन्य दृष्टिकोणों पर विचार करते समय लचीलापन अपनाए रहें, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहें और सवाल पूछने को प्रोत्साहित करें ताकि शामिल सभी लोग एक ही पृष्ठ पर, एक ही धरातल पर रहें। यदि चुनी गई रणनीति काम नहीं करती तो अन्य रणनीतियों के लिए भी तैयार रहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक बने रहें। संभावित समाधान तलाशें, ये तीसरा है। एक बार जब आप समस्या समाधान के दौरान प्राप्त करने की उम्मीद वाले लक्ष्यों को परिभाषित कर लेते हैं तो प्रक्रिया शुरू करने का समय आ जाता है। इसमें अक्सर तथ्य खोज, विचार मंथन, समाधानों को प्राथमिकता देना और समय, श्रम और धन के संदर्भ में शीर्ष समाधानों की लागत का आकलन करना भी सम्मिलित हो सकता है। एक समाधान चुनें और उस पर अमल करें। प्रत्येक संभावित समाधान के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करें। अपने दिए गए बजट, क्षमताओं और संसाधनों के भीतर समस्याओं को हल करने की सबसे अधिक संभावना वाले समाधान को चुनें। एक बार जब कोई समाधान आप चुन लेते हैं तो उसको प्रतिबद्ध बनाना और उसे पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। यानी आपकी प्रतिबद्धता जो आपने समाधान चुना उसके प्रति होनी चाहिए। कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करें और इसे सभी शामिल पक्षों के साथ स्पष्ट और प्रभावी रूप से मौखिक और लिखित रूप से साझा करें। सुनिश्चित करें कि सफल निष्कर्ष के लिए हर कोई अपनी भूमिका को समझे और निर्वहन करे। पांचवा है परिणाम देखें या मूल्यांकन करें। मूल्यांकन आपकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की समस्या समाधान के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। परिणाम का मूल्यांकन करते समय अपने आप से इस तरह से प्रश्न पूछें, क्या समाधान कारगर रहा? क्या यह समाधान अन्य समस्याओं के लिए कारगर होगा? क्या आप कोई बदलाव करते हैं? क्या कोई दूसरा समाधान बेहतर काम करता? तो मित्रों, आज हमने आपको सॉफ्ट स्किल की 2-3 चीजें बताई हैं। एक अनुकूलनशीलता, दूसरा टीम वर्क और तीसरा समस्या समाधान। इसके पहले हमने आपको संचार कौशल और विवाद प्रबंधन ये बता दिए थे। इस तरह से सॉफ्ट स्किल के ऊपर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर अगले नए टॉपिक में आपसे मिलेंगे अगले प्रशिक्षण सत्र में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।